हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। इस काफ़ी सारे लेक्चर्स की एक सीरीज होगी। इस सीरीज के माध्यम से आपको भारतीय शासन, उसके इतिहास, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य आदि को समझने में बेहद आसानी होगी। हम बेहद सरल भाषा में समझा सकें ऐसा प्रयत्न करेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी मेरा मानना है कि आपको भारतीय राजव्यवस्था की वीडियो सीरीज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको अपने देश की सरकार, शासन व्यवस्था आदि की ठीक ठाक समझ हो सके और आप एक बेहतर और सजग नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। अब भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हर एक जगह पे मोनार्की ही चलती थी, मतलब राजतंत्र, राजा शासन करता था। जैसे बाहुबली मूवी में है, मेरा वचन ही है शासन, तो राजा ने जो कह दिया वो कानून बन गया। पर भारत में जब धीमे धीमे आक्रमणकारी आए, उसके बाद से फिर विश्व में अलग अलग जगह क्रांतियाँ हुई, जिनसे लोकतंत्र और गणतंत्र नामक शब्दों का इजाद हुआ। उससे लोगों में, नागरिकों में अपनी शक्ति की अनुभूति हुई। तो लोगों ने सोचा अकेले एक व्यक्ति के पास इतने सारे अधिकार हैं कि वो जब चाहे हमें मार सकता है, जब चाहे हमें जैसा भी कुछ काम करने की आदेश दे सकता है, ये तो सही होगा नहीं। तो एक नियम की आवश्यकता हुई। वो नियम क्या है? वही नियम संविधान का बेसिक या उनका बेस है। अब भारत की बात करें तो भारत में सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो महारानी एलिजाबेथ उस समय थी। उनका प्रथम चार्टर मतलब एक आदेश पत्र उन्हें मिला, जिससे उन्हें भारत में व्यापार करने के काफ़ी सारे अधिकार मिले हुए थे। अब अंग्रेजों ने कैसे कैसे यहाँ पे जीता किस जगह को, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, इतिहास का टॉपिक अलग है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापारिक अधिकार मिले थे, लेकिन 1765 तक उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का काम उन्होंने राजाओं से अधिकार में प्राप्त कर लिया। अब जब धीमे धीमे उन्हें अधिकार मिलने लगे, तो उसके बाद उनकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई। उसके बाद फिर यहाँ के लोगों में बदले की भावना जागी, तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। 1857 में तो फाइनली 1858 में जो ये कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था थी, ये शासन व्यवस्था ब्रिटिश महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। और यह जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ये 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू चलता रहा। अब जब 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि किसी मतलब एक आदमी को शासन व्यवस्था सौंप दी जाए। तो ये भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और ये संविधान जब आवश्यकता महसूस हुई तो 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था 1934 में M.N. रॉय। ये भारत में साम्यवाद आंदोलन के, कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता थे। इन्हीं ने सुझाव दिया था संविधान सभा के गठन का, और इस सुझाव के कारण 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया। अब जैसा कि सब जानते ही हैं कि भारत में संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, ये अंग्रेजों से ही शुरू हुई। तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी शासन और उनकी राजव्यवस्था की विशेषताएं सबसे अधिक हैं, और इन सारी जो घटनाएं हैं, इन्हीं का क्रमवार ब्यौरा जो है, इसी को पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उतनी खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी के मध्य चला। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पहले कुछ इतिहास देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया था,
ठीक है। तो इन सब युद्ध जीतने के बाद इसके पास एक काफ़ी बड़ी संख्या में भारत की ज़मीन आ गई थी जिस पे उसे शासन करना था। अब शासन तो इतना आसान है नहीं, संभल रहा नहीं था। तो फिर 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए वो हम देखते हैं। अब इसके माध्यम से सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर रेगुलेशंस लगाए, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है, नियंत्रण। अब ब्रिटिश सरकार की ओर से ये कंपनी को रेगुलेट करने का पहला कदम था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसमें कंपनी जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करती थी। अब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य क्या क्या है? प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, रूल्स जो भी बनते हैं उनको लागू करना। और राजनीतिक कार्य क्या है, रूल्स को बनाना। तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी, किसने दे दी? ब्रिटिश सरकार ने। अब इन्होंने काफ़ी सारा एरिया कैप्चर कर ही लिया था, तो भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव, जैसे पहले मुगल थे तो मुगल एक राजा था या सम्राट अशोक थे, तो एक सम्राट होते थे और पूरे भारत देश पर शासन करते थे, तो ये केंद्रीय प्रशासन कहा जाता है इसको। तो अंग्रेजी सरकार ने इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी भारत में। और इस अधिनियम के द्वारा और क्या क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय सहायक कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो पहले स्वतंत्र थे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले ये सारी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग रहते थे। अब एक नया पॉइंट है कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे टोटल? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अब 1773 के अधिनियम में कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको अपना निजी व्यापार करने से क्या होता है? करप्शन आएगा। जैसे पहले तो कंपनी के लिए व्यापार हो रहा है, अब वो लोग क्या करेंगे कि अपना निजी व्यापार करने लगेंगे। जैसे आजकल क्या होता है कि गाड़ियों का चालान हो रहा है, तो चालान ना होके अब हवलदार को बगल से चुपके से 100 रुपये दे दें, तो वो साइड बिजनेस, उसका पर्सनल खर्चा 100 रुपये आपने उसको दे दिया, इससे करप्शन बढ़ा और आपका काम चालान से कम पैसे में हो गया। तो ये काम होता है निजी व्यापार। तो इस एक्ट के द्वारा निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सृजन किया गया जिससे कंपनी द्वारा राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। अब ये सारे जो एक्ट्स थे ये लगभग 20-20 साल के अंतर पे आते रहते थे। इनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाता था और कुछ नए रूल्स ऐड करने हैं तो वो ऐड किया जाता था। तो नेक्स्ट है 1784 का, ये 11 साल के बाद ये ऐड हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया, पिट्स इंडिया एक्ट, जो है ये 1784 का अधिनियम। इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट। अब इस एक्ट से क्या क्या किया गया? इस एक्ट में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब राजनीतिक कार्य क्या है? लॉज बनाना, नियम बनाना, और वाणिज्यिक कार्य क्या है? कॉमर्शियल काम, व्यापार करना। इन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। और सेकंड जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, इसका काम क्या था? कंपनी द्वारा राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। इसका काम भी जो है वो कम कर दिया गया। तो जो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों की अध्यक्षता करने की तो अनुमति दे दी, लेकिन जो राजनीतिक कार्य हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए सिस्टम का गठन कर दिया गया। इस प्रकार एक द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे ये पावर दी गई थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सके। अब नेक्स्ट है
1833 का चार्टर अधिनियम। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि इसमें केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि धीमे धीमे पावर को एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा जाए या किसी एक हाथ में पावर आती जाए, इसे बोलते हैं केंद्रीयकरण। अब 1833 तक तो लगभग काफ़ी सारी पावर्स आ गई थी ब्रिटिश सरकार की भारत देश में। तो 1833 तक लगभग पूरा ही भारत उन्होंने जीत लिया था। तो अब क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और उस गवर्नर जनरल वो क्या है, जैसे इस समय राष्ट्रपति है उस तरह से गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। तो उसके पास सिविल और मिलिट्री राइट्स मतलब नागरिक और सैन्य अधिकार उसके पास सारे के सारे आ गए। और पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या शक्तियां रह गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियां सारी इसकी समाप्त कर दी गई और इसे केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, मतलब ये ब्रिटिश सरकार की ओर से यहाँ पर शासन करेगी। अब इस एक्ट में और क्या क्या किया गया? जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको भी विधायिका संबंधी शक्ति थी, मतलब वो भी कानून बना सकते थे पहले। तो 1833 के अधिनियम के बाद मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की ये शक्ति चली गई। और इसके अंतर्गत जो पहले से बनाए गए कानून थे उन्हें नियामक कानून कहा जाता था, लेकिन जब इसके बाद जो कानून बनने लगे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। अब इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस एक्ट में एक बात कही गई थी कि सिविल सेवा जो सिविल सर्विसेज है उसके चयन के लिए एक ओपन खुली भर्ती या खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? ये इस एक्ट में सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल था, मतलब आज का राष्ट्रपति आप समझ सकते हैं, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या है? विधायी मतलब कानून बनाना, प्रशासनिक कार्य मतलब कानून को लागू करना। अब इसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत परिषद में 6 नए विधान पार्षद, ये गलत टाइप हो गया है, 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। और परिषद की इस शाखा ने छोटी सी एक संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी जो इंग्लैंड में संसद में अपनाई जाती थी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ने वोट किया तो कोई एक्ट, कोई अधिनियम बन गया या कानून बन गया वो। अब इस एक्ट में पहली बार भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में टोटल 6 जो नए सदस्य ऐड किए गए थे उनमें से 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे और आगरा की प्रेसिडेंसी से, आगरा प्रेसिडेंसी से होने लगा। तो इस प्रकार मतलब स्थानीय लोगों को भी गवर्नर जनरल की परिषद में ऐड किया जाने लगा। ये एक अच्छी शुरुआत थी। और इस एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज में जो भर्ती होती थी उसके लिए जो इसमें 1833 में नहीं हो पाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कारण, वो इसमें हो गया कि सिविल सेवाओं में भर्ती और चयन के लिए जो ओपन प्रतियोगिता थी उस व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। अब विशिष्ट सिविल सेवा और भारतीय नागरिकों के लिए भी ये सेवा खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब नेक्स्ट है ताज का शासन। जैसा मैंने पिछले बताया धीमे धीमे देखिए केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है ये। अब लेकिन ताज का शासन आने का एक कारण और था। 1857 में भारत में सैन्य विद्रोह हो गया। अब ये सैन्य विद्रोह हो गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि अब कंपनी के बस का नहीं है संभाल पाना भारत देश को, तो इन्होंने पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। और 1858 में एक नया भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंडर में हो गया। उस समय महारानी थी महारानी विक्टोरिया, ये इनकी फोटो लगी हुई है, महारानी विक्टोरिया।
अब इसमें फिर से नाम बदला गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसका सबसे पहले नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और ये भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का एक प्रतिनिधि बन गया। और ऐसा बनने वाला पहला आदमी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का पहला वायसराय था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो व्यापारिक कार्यों के लिए और ये राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए थे, इनको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार क्या हुआ? 1858 में ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इसको खत्म कर दिया गया। एक नया पद भी बनाया गया। ये पद, इसका क्या नाम था? भारत का राज्य सचिव या स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये नया पद था। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जैसे आजकल हम देखते हैं भारत में कैबिनेट मंत्री हैं, वैसे ब्रिटिश कैबिनेट उस समय थी, उसका सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे। और पहला भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। एक और चीज़ है कि ये जो भारत का राज्य सचिव था, ये उत्तरदायी किसके प्रति था? ये था ब्रिटिश संसद के प्रति। अब 1858 का ये जो कानून था, इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। और जो गलतियां हो गई थी जिसके कारण 1857 में विरोध हुआ, वो सारी कमियों को दूर कर देना। अब ये जो सुधार करेंगे, इसी के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का नियंत्रण होगा। अब इसी के द्वारा भारत में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए, लेकिन कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या किया गया? इसमें पहला तो किया गया कि इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल कर दिया गया। इस तरह से वायसराय ने जो कुछ भारतीय थे, उन्हें विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर दिया। अब इसमें कुछ थे, जैसे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसमें ये कौन कौन थे, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। और अब आप देखना शुरू करेंगे कि केंद्रीकरण तो हो गया सत्ता का, अब धीमे धीमे विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ेंगे। अब सत्ता का पुनः विकेंद्रीकरण हुआ। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो विधायी अधिकार उनके छीन लिए गए थे, वो उन्हें दोबारा से दे दिए गए। अब धीमे धीमे आप देखेंगे कि प्रांत जो हैं, प्रांतों को स्वायत्तता मिलेगी। प्रांत अपना कानून अलग से बना सकते हैं। प्रांत मतलब राज्य, स्टेट। तो जो 1773 के कानून में केंद्रीकरण शुरू हुआ था, उसे धीमे धीमे अब खत्म किया जाने लगा और पुनः विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ने लगे हम तो। और 1937 तक ये इतना बढ़ गया कि प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता मिल गई। बस वो भारत से अलग नहीं हो सकते थे और उन्हें पूरी स्वायत्तता मिलने लगी। इसका एग्जाम्पल है 1862 में, 66 में और 97 में बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। इस एक्ट से वायसराय को काफ़ी सारी पावर्स दे दी गई। जैसे वायसराय को अध्यादेश का अधिकार हुआ। वही अध्यादेश है जो आजकल हमारे राष्ट्रपति को मिलता है, अध्यादेश का अधिकार। और जो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। तो वायसराय के जो ये एक्सटेंसिव पावर्स थे, उसी पावर ने लॉर्ड कैनिंग को अपनी पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता देने का अधिकार दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो अध्यादेश है, इसकी जो अवधि है, जैसे अभी भी 6 माह की अवधि होती है, तो उस समय भी ये अध्यादेश की अवधि 6 माह ही होती थी। अब 1892 का जो अधिनियम है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्य कौन थे? जिन्हें जो वायसराय था वो मनोनीत करता था। अब परोक्ष रूप से चुनाव का भी प्रावधान किया गया। अब परोक्ष रूप से चुनाव क्या होता है? एक तो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जिनमें क्या होते हैं कि वोटर्स गए और उन्होंने वोट डाला किसी एक को। इससे तो कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। परोक्ष रूप से चुनाव क्या होता है कि कुछ गुपचुप लोग बैठे, उन्होंने वोट डाल दिया, जनता को कुछ भी नहीं पता है। तो ये होता है परोक्ष रूप से चुनाव। तो अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा चुनाव करवाने या ना करवाने का कोई मतलब तो था नहीं, पर चुनाव की शुरुआत तो हुई। अब नेक्स्ट है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों है?
उस समय, जिस समय ये 1909 में आया था, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो ये भारत में वायसराय थे। अब इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या जो पहले 16 थी वो बाद में 60 कर दी गई और प्रांतीय परिषदों में भी इसकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन हर जगह संख्याएं अलग अलग थी। अब केंद्रीय परिषद जो थी उसमें सरकारी सदस्य जो मनोनीत नहीं होते थे उनकी जो उनका बहुमत है उसे बनाए रखा गया, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें ऐसा जरूरी नहीं था, उसमें गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता था। अगर आपको राज व्यवस्था के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और आप टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप परेशान ना हो, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में इन सारे वर्ड्स के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको जिन वर्ड्स को समझने में दिक्कत आ रही है वो समस्या फिर से ना हो। तो आप अभी केवल सुने और बाद में वो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी आपको। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इसमें क्या हुआ था कि ये जो 1909 का अधिनियम था इसके अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को भी वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषदों के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बन गए और इन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि का सदस्य बनाया गया। विधि मतलब लॉ। अब जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है ये अधिनियम, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में अलग से मान्यता प्रदान की। मतलब इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी और इसी प्रकार जो लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बना दिया। तो 1909 का अधिनियम सबसे ज़्यादा किस बात के लिए जाना जाता है? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। अब नेक्स्ट है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी मॉन्टेग उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये अधिनियम आप देखेंगे इसमें 10 साल 20 साल के डिफरेंस पे ये आते जा रहे थे। जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार समझती थी। अब इसमें क्या क्या किया गया? इसमें किया गया केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण और प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभक्तिकरण, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। अब ये विषय क्या क्या हैं? जैसे कौन से विषय पर, कौन से टॉपिक पर केंद्र कानून बनाएगी, कौन से टॉपिक पर राज्य कानून बनाएंगे, उन्हें अलग अलग कर दिया गया कि केंद्र भाई तुम अपना अलग कानून बनाओ, राज्य तुम अपना अलग कानून बनाओ। और फिर जो प्रांत के विषय थे कि प्रांत जिन पर कानून बना सकता है, उन्हें भी 2 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। वो कौन कौन से भाग थे? हस्तांतरित और आरक्षित विषय। ये क्या क्या थे? अब हस्तांतरित विषय जो था उस पर गवर्नर का शासन होता था। मतलब गवर्नर जो है राज्य का वो कानून बनाएगा और उस पर शासन होगा। और जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका की जो परिषद है उसकी सहायता लेगा शासन करने के लिए। अब ये जो वर्ड्स हैं ये सब वर्ड्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो इसमें आप केवल सुनते रहिए। अब इस प्रकार आप लोग देखिए कि जो राज्य हैं, राज्य में एक तरफ सरकार है गवर्नर की और दूसरी तरफ है गवर्नर जो अपने कुछ कार्यपालिका के जो सदस्य हैं उनकी सहायता ले रहा है। मतलब इस पे कार्यपालिका के सदस्य शासन कर रहे हैं, इस पे कुछ विषय हैं, इस पे गवर्नर शासन कर रहा है। तो इसे कहते हैं द्वैध शासन। मतलब 2 अलग अलग लोग एक ही जगह पर शासन कर रहे हैं, इसे कहते हैं द्वैध शासन। तो इससे द्वैध शासन की, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद। अब इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो सांप्रदायिक थे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो अब भारतीय विधान परिषद जो थी उसके स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो कम्युनल ही सही, सांप्रदायिक ही सही, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ।
और इसके द्वारा जो गवर्नर वायसराय जो था उसके जो 6 सदस्य थे, उनके 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो थे उनका भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। और अंग्रेज हैं तो वो सांप्रदायिक आधार पर बांटेंगे ही, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को और ज़्यादा विस्तार प्रदान किया। ये 1919 के एक्ट ने, इसने सिखों को, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों आदि के लिए भी पृथक निर्वाचन को और बढ़ा दिया। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन आप देख रहे हैं उसमें भी संपत्ति, जिनके पास संपत्ति अधिक है, जो कर ज़्यादा दे रहे हैं, जो शिक्षित हैं, उनके आधार पर सीमित लोगों में मताधिकार दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष मताधिकार शुरू हो गया। और लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का भी सृजन किया गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो आजकल यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी शुरुआत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन से हुई थी। और इसके लिए ली आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे पहली बार जो केंद्रीय बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था हर 10 वर्ष बाद जांच करे और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो नेक्स्ट चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो इसी से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि हर 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग जो जांच करने के लिए आता था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था, उसके पीछे एक कहानी है। जो साइमन कमीशन का आपने नाम सुना होगा, उसे नवंबर 1927 में जांच उसे करनी थी 1929 में। 1919 में ये गठन मतलब ये प्रावधान लाया गया और करना कब था 10 वर्ष बाद, 1929 में। लेकिन साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया, जिसके कारण इसका काफ़ी विरोध किया गया था। अब 1935 के पहले ब्रिटिश के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अगस्त 1932 में एक अल्पसंख्यक जो थे उनके प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई थी, उसको कहा जाता है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। इस अवार्ड ने केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। और इससे केवल धर्म ही नहीं, इसने हिंदुओं में भी जो दलित थे उनके लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार कर दिया। और इसी के कारण महात्मा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा व्यथित हुए और इस अवार्ड में संशोधन के लिए उन्होंने पूना की यरवदा जेल में बंद थे वो, तो उसी में अनशन प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस नेता और कुछ दलित नेता जो थे जैसे भीमराव अंबेडकर जी, इनके बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये किसके किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। इसमें जो संयुक्त हिंदू चुनाव था, मतलब दलितों को अलग नहीं किया गया, तो सारे हिंदू जिसमें दलित भी शामिल थे उनके लिए चुनाव एक ही किया गया। लेकिन इसमें एक और प्रावधान ऐड कर दिया गया कि दलितों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया गया। अब हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ। इस अधिनियम में टोटल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जैसा मैंने पहले बताया, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल सुनते रहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें थी? पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना, मतलब पूरा भारत देश एक यूनियन बन जाए, उसकी स्थापना। और इसमें संघ सूची में जो मतलब सेंट्रल या केंद्र के कानून जो थे उनकी सूची थी टोटल 59 कानून। राज्य सूची में स्टेट के कानून 54 कानून थे और समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों एक साथ जिस विषय पर कानून बना सकते हैं उसकी संख्या थी 236। इस तरह से इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का विभाजन किया गया था और ये उस समय पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि इसे मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। अब इसके द्वारा और क्या क्या किया गया? प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था, किसके द्वारा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद उसे समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी सरकार बनाई गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई।
तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उत्तरदायी सरकार बनाई गई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत करने की व्यवस्था की गई। जैसा बताया, ये लागू नहीं हो पाया था। और बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जो अपना उत्तर प्रदेश है, असम आदि में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया, करने का प्रावधान किया गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें की गई, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था बना दी। मतलब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था थी उसका और विस्तार किया। और इसने भारत शासन अधिनियम जो 1858 में बनाया गया था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और जो इंग्लैंड में भारत सचिव थे उन्हें एक सलाहकार की टीम मिल गई। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1935 में कलकत्ता में भारतीय मुद्रा और साख पर ऋण पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब? 1935 में कलकत्ता में। अब इस एक्ट ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय तथा संयुक्त से मतलब जो 2 या 3 राज्य इकट्ठे मिलकर बनाए तो संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। अब इसमें क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद जो सत्ता है वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। अब इस पर जो मुस्लिम लीग थी वो भाई विभाजन पर अड़ गए और आंदोलन शुरू कर दिया। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जैसा पहले पेज पर बताया था संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। तो 3 जून 1947 को ही जो उस समय के वायसराय थे, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना प्रस्तुत की और उसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसके बाद जो पार्टीशन हुआ उसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया, जो लाइन बनाई गई पार्टीशन के बाद। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया। ये देखिए, तो इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय संविधान जो बना है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ कहाँ से उसने प्रेरणा ली है बनने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, कैसे अंतरिम सरकार बनी। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भारतीय संविधान का निर्माण शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।